राजीव, ईडी की कार्रवाई हम लंबे समय से देख रहे हैं और पिछले एक महीने में ताबड़तोड़ जो छापेमारी विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है वो भी हमारे सामने है। लेकिन उन मामलों में हम यही देख रहे थे कि सम्मन भेजा जाता था और सीधा छानबीन रेड की जाती थी या गिरफ्तारी होती थी, यही समझ में आ रहा था। लेकिन इस बार दावा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज जारी की गई है, बाकायदा ईडी का वकील भी सामने आता है। बहुत ही डिफरेंट इस बार कार्रवाई ईडी की नजर आई है। तो आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? और जिस तरह से 2018 का जिक्र वैभव ने किया है राजीव, तो क्या वही रणनीति एक बार फिर अपनाने की कोशिश कर रही है? और क्या फिर एक बार कांग्रेस निकल जाएगी इस मुद्दे से, उसी वही सिंपैथी वोट में इसको कन्वर्ट करके? इतना आसान होगा? 3 दिन बाद चुनाव, मतदान छत्तीसगढ़ में। देखिए पूजा, इस मामले में मेरी राय हमेशा से अलग रहती है। मैं ये मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार कहीं कोई मुद्दा नहीं है और भ्रष्टाचार सियासी मुद्दा या चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। इस देश में गांव का प्रधान भी बिना पैसा खर्च किए चुनाव नहीं जीत सकता और एक छोटा सा चुनाव प्रधानी का गांव वाले को ही वोट देते हैं, उसमें भी पैसा चलता है और सबको मालूम है कि उसके बाद क्या होता है। तो भ्रष्टाचार मेरे समझ से चुनावी मुद्दा नहीं है। उसके मेरे ये कहने की बहुत सारी वजहें हैं। आप पूरे किसको भ्रष्टाचारी कहा जाए, किसको ना कहा जाए, कोई छोटा मोटा आदमी अगर कहे तो अलग बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की जननी एनसीपी को कहा था। उसके 48 घंटे के भीतर ऐसा संकेत, ऐसा लगा एनसीपी के नेताओं को और ऐसा माना जा सकता है कि रेड सिग्नल उन्हें दिखाई देते ही उन्होंने तुरंत पार्टी दो फाड़ हुई और वो सारे के सारे लोग जिन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, जिनको समन मिले हुए थे, आज वो महाराष्ट्र के सरकार के माननीय मंत्री बने हुए हैं। तो भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है? प्रधानमंत्री के बयान के बाद ही सारे लोग आज एनडीए में शामिल है और एनडीए की बैठक में सीना फुलाए अजीत पवार पहुंचते हैं। उन्हीं पर चक्की पिसिंग, चक्की घिसिंग अजीत पवार के बारे में कहा गया था। दूसरी बात, कर्नाटक के बेल्लारी बंधुओं के खिलाफ सीबीआई की जांच थी। 2018 के चुनाव से पहले वो बेल्लारी की 16,500 करोड़ माइनिंग के जो घोटाले के आरोप थे, उस पर क्लीन चिट मिल गए। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के बेल्लारी बंधुओं का बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का के बारे में आप जानती हैं। हेमंत बिस्वा आसाम के मुख्यमंत्री हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी में मंत्री के तौर पर थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गृह मंत्री अमित शाह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, गूगल यूट्यूब पर पड़ा हुआ कि अमित शाह ने उनके बारे में क्या कहा था। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आज वो आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हैं और वो ईडी और वो सीबीआई के संबंध कहाँ है पता नहीं। इसके अलावा मैं कर्नाटक में था, विधानसभा चुनाव वहां था। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ईडी सीबीआई कहां थी? उस केस में कब, उसके बाद क्या हुआ, इसका कोई पता नहीं है। आज देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ईडी का कल मिल ही गया है। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अभी कई घंटे की ईडी की पूछताछ से कुछ ही दिन पहले आए भी हैं। इसके अलावा तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी के राडार पर है। और दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी टीडीपी के सांसद और उनका बेटा, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की थी, वो सरकारी गवाह बन गया। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर में आम आदमी पार्टी के मंत्री का नाम नहीं था। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई वही सरकारी अप्रूवर बन गए, उन्हें जमानत भी मिल गई और उन्हीं के कहे पर कि ये इस आदमी को हमने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जेल के शिक्षों के पीछे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। चाहे हुआ हो तो संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे जो भी हो, हेमंत बिस्वा भी हो, इसमें येदुरप्पा भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई एक सी दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई होगी तो उसे राजनीति से प्रेरित माना जाएगा और जो इसके ऊपर होगी वो अपने को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। भूपेश बघेल विक्टिम कार्ड खेलने के बहुत माहिर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव अब बहुत कम समय बचा भी हुआ है। अब इस आड़ में कि राजनीतिक विरोधियों को ईडी के जरिए फंसाया और परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को रोका भी नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ
116 अगर ईडी के केसेस चलते हैं और उसमें 96% विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी का राडार रहता है, तो निश्चित तौर पर सवाल यह उठेगा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षियों को चुनाव से पहले या राजनीतिक लड़ाई से पहले फंसाने की बात है। ये सवाल दोनों उठते रहेंगे, सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी। और बात हो रही है महादेव ऐप की, तो एक इसमें तथ्य जानना चाहिए, ये ऐप है क्या और इसमें क्या हुआ, मैं 1 मिनट में बता देता हूं। असल में 2 युवा लड़के थे छत्तीसगढ़ के रहने वाले, वो एक जूस की दुकान खोले हुए था, एक टायर की दुकान खोले हुए था, लेकिन उन्हें सट्टा खेलने की आदत थी। वो ऑफलाइन सट्टा खेलते रहते थे। कोरोना में सट्टा खेलने का उनका जो उन्हें अमीर बनने की चाहत भी थी, तो जो कोरोना टाइम में ऑफलाइन लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, वो सट्टा नहीं खेल पा रहे थे। उन्होंने दुबई जाकर पहले एक ऐप बनाया, फिर एक पाकिस्तानी नागरिक से साठ गांठ करके उन्होंने ऐसा ऐप बनाया, और कई बैटिंग ऐप थे, और उस समय ईडी और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ समझ में नहीं आया। ऐप बना रहा, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लड़कों को अलग अलग शहरों के जोड़ दिया गया, और उससे विड्रॉल होता था, फर्जी खाते होते थे और सब कुछ होता था। और इसका खुलासा जब लोग ठगे गए, असल में गेमिंग ऐप में जो लोग हैं, आप जानती हैं, आप 50 रुपये पाते हैं तो आपको 100 रुपया जिता देता है, 100 रुपया पाते हैं तो 200 जिता देता है, 2000 डालते हैं 4000 जिता देता है। ऐसे ऐसे जब आप 20 लाख डाल देते हैं या 2 लाख डाल देते हैं, 4 लाख, और वही आप हार जाते हैं और आपका पैसा चला जाता है। तो अब इस ठगी और धोखेबाजी की शिकायत जब छत्तीसगढ़ पुलिस से हुई, तो आपके जान के अचरज होगा कि पहला FIR छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही 1-1.5 साल पहले किया था और इन आरोपियों को पकड़ा था। और जब FIR के बाद पकड़ा गया, तब छत्तीसगढ़ पुलिस ने ईडी से संपर्क किया था कि यह मामला क्या है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है। कुल मामला खुला। ये देखिए, बुराई बहुत दिन तक छुपती नहीं, गुनाह अपने सबूत छोड़ करके जाती है। तो ये इसी तरह सौरभ और रवि, ये जो 2 पार्टनर हैं, इनने एक ने शादी की, उस शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए, बॉलीवुड के तमाम 30 से ज्यादा एक्टर्स को नाचने गाने के लिए बुलाया, और इतनी भव्य तैयारी की और इसका उतना वीडियो वायरल हुआ। तब जाके केंद्रीय जांच एजेंसी या दूसरी एजेंसियों को लगा कि इस आदमी ने 2-3 साल के भीतर 200 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर दिए, तो कितने लोगों को ठगा होगा। उसके बाद से ये जांच तेजी से बढ़ी है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर जब CM का नाम आया, इसमें पता लगाना और पता लगना चाहिए कि किसी भी तरीके से इसमें सरकार का या मुख्यमंत्री का या किसी मंत्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी है कि केवल विपक्ष शासित राज्यों में ही CBI और ईडी या विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही केवल कार्रवाई देखने में मिलेगी, तो ये सवाल उठाया जाएगा। और दूसरी बात, देश जानता भी है और देख भी रहा है कि कौन सी पार्टी बिना पैसे के चुनाव लड़ रही है, कौन सी पार्टी ईमानदारी के रास्ते पे है। सब देख रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसके पार्टी के नेता कितने हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, रैलियां कैसी हो रही हैं, कैसे बांटे जा रहे हैं, जनता को सब पता भी है। बिल्कुल, इसे कहते हैं जनता सब जानती है।